लास्ट एपिसोड में देखा था एसेटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ उस जेड बोतल के बारे में पता लगाने के लिए मोटल कल्टीवेटर चुमू के साथ उसके हुआंगटियान सेट के अंदर पहुंच चुके थे। जहां पहुंचने के बाद एसेटजू और उनके डिसेबल्स को पता चलता है कि हुआंगटियान सेट के अंदर एंटर करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे 3 ट्रायल्स को पास करके आगे बढ़ना होगा, जिनमें से पहले 2 ट्रायल्स को तो एसेटजू वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेते हैं, लेकिन तीसरे ट्रायल में एसेटजू को हार्ट ऑफ मिरर के इल्यूजन को पार करना था, जिसमें हुआंगटियान सेट का इमोर्टल मास्टर बहुत ही चालाकी के साथ जानबूझकर अपने लोगों की जान बचाते हुए उनके सामने महान बनने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर एसेटजू वहाँ पे गुस्सा होते हुए ना सिर्फ हार्ट ऑफ मिरर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ वह हुआंगटियान सेट के मास्टर को भी अपने घुटनों पे ले आए थे, जिसके साथ ही हुआंगटियान सेट अपनी असली वाली कंडीशन में आ गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें हुआंगटियान सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि बड़े बड़े खंडों में बदल चुका था, और ऊपर से क्योंकि एसेटजू ने हार्ट ऑफ मिरर को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके चलते अब वहाँ पे कोई इल्यूजन भी काम नहीं कर पा रहा था। तभी हुआंगटियान सेट का इमोर्टल मास्टर एसेटजू को जवाब देते हुए बताता है, क्या हो गया अगर मैं यहाँ पे छुपकर कल्टीवेट कर रहा था तो मैं बेकसूर हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए किया, तो फिर भला तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो। सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर एसेटजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है, अभी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। एसेटजू की ये बात सुनकर तो बेचारा मास्टर हुआंगटियान एक पल के लिए वहाँ पे पूरी तरह से घबरा जाता है, जबकि सामने की तरफ मौजूद एसेटजू अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके हार्ट ऑफ मिरर को दोबारा से रिपेयर करने लगे थे, और देखते ही देखते हार्ट ऑफ मिरर वहाँ पे एसेटजू की सोल एनर्जी की वजह से खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो गया था, जो कि जैसे वहाँ पे पूरी तरह से ठीक होता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या आपने हार्ट ऑफ मिरर को इतनी आसानी के साथ दोबारा से रिपेयर कर दिया। और ये कहते कहते इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जबकि जैसे ही हार्ट ऑफ मिरर वहाँ पे ठीक होता है तो वो उन सभी लोगों को अपने सामने कुछ दिखाने लगा था, जिसमें हुआंगटियान सेट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा फैला हुआ था। वो डिमोनिक ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर वो वहाँ पे इसी तरह से बढ़ता रहता तो वो थोड़ी देर में पूरे की पूरी हुआंगटियान सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसलिए पूरी की पूरी हुआंगटियान सिटी के अंदर भगदौड़ मच चुकी थी। सभी लोग वहाँ पे मदद के लिए पुकारते हुए वहाँ से भागे जा रहे थे। इवन कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए ये भी कह रहे थे, द ग्रेट डेविल लॉर्ड वापस लौट आया। वहीं ऊपर की तरह मौजूद इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू भी वहाँ पे ये सब देखकर परेशान होते हुए कहता है, ये डिमोनिक ऑरा तो लगातार यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। लेकिन ये कहकर अचानक से इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे खुश होकर अपने इमोर्टल सेक्ट मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है, शुक्र है हमारे सेक्ट मास्टर ने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी, क्योंकि अगर ये डेविल उस समय आजाद हो जाता तो उसका अंजाम हमारी हुआंगटियान सिटी के लिए बहुत ज्यादा भयानक होता। अपनी तारीफ सुनकर सेक्ट मास्टर भी वहाँ पे खुश होकर अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहने लगा था, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खैर इसी बीच हमें वहाँ पे हुआंगटियान सिटी की एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डिमोनिक ऑरा पूरी की पूरी सिटी में फैल चुका था, और जो कोई भी वहाँ पे उस डिमोनिक ऑरा की चपेट में आ रहा था वो उसी समय वहाँ पे मरता जा रहा था। इसी बीच हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस डिमोनिक ऑरा से बचते हुए अपनी जान बचाकर बहुत ही तेजी के साथ भाग रहे थे, पर वो डिमोनिक ऑरा वहाँ पे उन सभी को भी खत्म करने के लिए उनके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। लेकिन वो डिमोनिक ऑरा वहाँ पे उन सभी को अपनी चपेट में ले पाता उससे पहले वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वहाँ पे सीधा आकर उस डिमोनिक ऑरा के साथ टकराते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेलने लगी थी। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि वनरेबल इमोर्टल सेक्ट मास्टर हुआंगटियान की ही थी। जहाँ अपने सेक्ट मास्टर को देखकर सिटी के लोग भी खुश होते हुए कहने लगे थे, ये तो हमारे वनरेबल इमोर्टल सेक्ट मास्टर हुआंगटियान है, जिन्होंने पहले भी एक बार इस खतरनाक डेविल को कैद किया था। अगर ये खुद यहाँ पे आ गए हैं तो इसका मतलब है कि अब हम लोग बच जाएंगे। और ये कहकर तो हुआंगटियान सिटी के सभी लोग वहाँ पे वनरेबल इमोर्टल सेक्ट मास्टर हुआंगटियान की जयकार करने लगे थे। लेकिन मास्टर हुआंगटियान का ध्यान तो वहाँ पे सिर्फ उस डेविल के ऊपर ही था। वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे उस ग्रेट डेविल के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और कोल्टू में उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले मैंने तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हारी जान बख्श दी थी, और सिर्फ तुम्हें कैद किया था ताकि तुम खुद को सुधार सको। लेकिन तुम दोबारा यहाँ पे वही हरकत कर रहे हो। अभी भी तुम बिल्कुल पहले की तरह लोगों के खून के प्यासे हो। वनरेबल इमोर्टल सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर वो ग्रेट डेविल वहाँ पे अपनी डिबोर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के खून का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने लगा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हुए वनरेबल इमोर्टल से कह रहा था, तो तुम्हें क्या लगा था मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। देखना आई मैं यहाँ पे तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि तुमने उस समय मुझे मार क्यों नहीं दिया था। और ये कहकर ग्रेट डेविल वहाँ पे एक धमाके के साथ ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीज कर देता है, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी की बॉडीज वहाँ पे एक्सप्लोड होती जा रही थी, और उन सभी लोगों का खून वहाँ पे इकट्ठा होते हुए ग्रेट डेविल की बॉडी के अंदर जा रहा था, जिसके चलते लगातार उसकी पावर वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी। और देखते ही देखते ग्रेट डेविल वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया था, जो कि दिखने से ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन वनरेबल इमोर्टल उसे वहाँ पे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो भी वहाँ पे अपने एनर्जी को अनलीज करते हुए कहता है, भले ही तुम्हारी पावर पिछली बार से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, पर मैं हुआंगटियान अभी भी तुम्हें जान से मारने का दम रखता हूँ। मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे जैसे एक डेविल को इस दुनिया से खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे अपने
अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए ऊपर आसमान में एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगे थे, जिसका नाम था हुआंग टियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। जैसे ही वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो उससे वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिससे देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो हमारे सेक्ट मास्टर की सिग्नेचर टेक्निक है। देखना तुम लोग कैसे अभी हमारे सेक्ट मास्टर अपनी सिग्नेचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस डेविल को मजा चखाते हैं। तुम लोग शायद ये बात नहीं जानते, पर हमारे सेक्ट मास्टर की ये सिग्नेचर टेक्निक हमारे सेक्ट का प्राइड है। हमारे हुआंग टियान सेट के सभी लोग इस सिग्नेचर टेक्निक को हेमन की तरफ से एक ब्लेसिंग मानते हैं, लेकिन ऐसा तजू का ध्यान वहाँ पे उस सिग्नेचर टेक्निक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस वहाँ पे आसपास गिरे हुए खून को काफी गौर से देख रहे थे, और जैसे तजू को वहाँ पे उस खून की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पे कार्टून में कहते हैं, ये तो ब्लड सोल फॉर्मेशन है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे सेक्ट मास्टर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग। ऐसा तजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एक पल के लिए सेक्ट मास्टर वहाँ पे पूरी तरह से हड़बड़ा गया था। अब धीरे धीरे उसे वहाँ पे ऐसा तजू से डर लगने लगा था, जबकि ऐसा तजू की वहाँ पे ब्लड सोल फॉर्मेशन वाली बात सुनकर बने को इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ पे है वो ब्लड सोल फॉर्मेशन है? मुझे तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही। जिसपे इमॉर्टल कल्टीवेटर चुनू भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बने को से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कोई फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही। और वैसे भी ये डेविल बस अभी जिंदा हुआ है, तो इतने कम समय में ये भला यहाँ पे इतनी जल्दी ब्लड सोल फॉर्मेशन को कैसे लगा सकता है? क्योंकि ब्लड सोल फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा खून और नफरत की जरूरत होती है, और अभी के लिए दोनों ही चीजें उस ग्रेट डेविल के पास नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ऐसा तजू आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हो रही है। तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद वल्नरेबल इमॉर्टल वहाँ पे एंशिएंट ग्रेट डेविल को खत्म करने के लिए बोर्ड किलिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था, जो कि जैसे ही उस फॉर्मेशन से निकलकर बाहर आती है तो उस खतरनाक स्वॉर्ड की ओर प्रेशर की वजह से ही ग्रेट डेविल का दम वहाँ पे घुटने लगा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वल्नरेबल इमॉर्टल वहाँ पे अपनी जॉइंट किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए द ग्रेट डेविल के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस खतरनाक धमाके के साथ ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। पहले तो सभी को वहाँ पे यही लग रहा था कि शायद ग्रेट डेविल वहाँ पे मारा गया, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ब्लड सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ग्रेट डेविल वहाँ पे अपनी जान बचा चुका था, बल्कि वो वहाँ पे लगातार उस ब्लड सोल फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को भी बढ़ाता जा रहा था। जो देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर चुनू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या यहाँ पे तो वाकई ब्लड सोल फॉर्मेशन मौजूद थी? जो देखकर सामने की तरफ मौजूद वल्नरेबल इमॉर्टल खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये तो ब्लड सोल फॉर्मेशन है? और ये कहकर वो वहाँ पे चौंकते हुए द ग्रेट डेविल से कहते हैं, आखिर तुमने यहाँ पे इस ब्लड सोल फॉर्मेशन को कब लगाया था? तुम तो बस अभी ही जागे हो, तो फिर इतनी जल्दी तुमने इस ब्लड सोल फॉर्मेशन को यहाँ पे कब लगा दिया? लेकिन बेचारे वल्नरेबल इमॉर्टल ये बात कहाँ जानते थे कि ये काम किसी और गद्दार का है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वो गद्दार कौन होगा? वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट करके बताना कि वो गद्दार कौन है। वैसे तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लड सोल फॉर्मेशन की वजह से ग्रेट डेविल के सारे घाव वहाँ पे खुद ब खुद ही भरने लगे थे, और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस ब्लड सोल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। और जैसे ही उसका वो खतरनाक अटैक वहाँ पे बनकर पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो उसके अंदर से कुछ डिमोनिक सोल्स निकलकर बाहर आने लगे थे, जो देखकर वल्नरेबल इमॉर्टल वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जॉइंट किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए द ग्रेट डेविल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ग्रेट डेविल वहाँ पे संभल चुका था, इसलिए वो वहाँ पे किलिंग स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर जल्दी से अपनी डिमोनिक चेन्स को समन करते हुए पूरी की पूरी जॉइंट किलिंग स्वॉर्ड को वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेन्स के अंदर जकड़ चुका था। और इस तरह ग्रेट डेविल तो वहाँ पे वल्नरेबल इमॉर्टल के अटैक से खुद को बचा चुका था, लेकिन उसकी डिमोनिक सोल से सीधा आगे बढ़ती हुई वल्नरेबल इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर वल्नरेबल इमॉर्टल जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा चुका था। पर भले वो वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाकर खुद को बचा चुका था, लेकिन वो सारी डिमोनिक सोल्स वहाँ पे उसे बुरा भला बोलते हुए कहने लगी थी, तुमने आखिर ग्रेट डेविल को यहाँ पे कैद क्यों किया था? ये सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उस दिन ग्रेट डेविल को जान से मार दिया होता तो हम सभी लोग अभी जिंदा होते। हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से मारे गए, इसलिए हम सभी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। और ये कहकर वो सारे डिमोनिक सोल्स लगातार वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। और ऊपर से उन सभी डिमोनिक सोल्स की बातें वहाँ पे वल्नरेबल इमॉर्टल को अंदर से पूरी तरह से तोड़ रही थी। वो सारे डिमोनिक सोल्स लगातार वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछ रहे थे, आखिर तुमने उस दिन ग्रेट डेविल को जान से क्यों नहीं मार दिया था? हालांकि उस दिन तुम्हारे पास उसे मारने का मौका था, लेकिन फिर भी तुमने उसके ऊपर रहम दिखाया, और तुम्हारे उस रहम के चलते हम सभी लोग मारे गए। ऊपर से ग्रेट डेविल भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखा कैसे तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। वैसे ये सभी लोग कहें तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। अगर तुमने उस दिन मुझे जान से मार दिया होता तो ये सभी लोग आज जिंदा होते। और ये कहकर वो वहाँ पे और ज्यादा डिमोनिक सोल्स को समन करते हुए कहता है, देखो इन सभी लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मारे गए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसलिए तुम आज से हजारों साल पहले मुझे मार नहीं पाए थे। इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम एक कातिल हो, अपने ही लोगों के कातिल हो। ये सारी बातें वल्नरेबल इमॉर्टल को वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से तोड़ रही थी। ऊपर से ग्रेट डेविल वहाँ पे एक बार फिर से उन सारी डिमोनिक सोल्स का इस्तेमाल करते हुए वल्नरेबल इमॉर्टल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करवा चुका था, जहाँ पे वो सारे के सारे डिमोनिक सोल्स उसे टॉर्चर करते हुए कह रहे थे
थे, तुम वनरेबल इमोर्टल कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम तो बस खुद एक डेविल हो जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने लोगों को मरने दिया। तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, आज तुम्हें भी यहाँ पे हमारे साथ मरना होगा। और ये कहकर सारे डिमोनिक सोल्स लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, मरो, मरना ही होगा तुम्हें हमारे साथ। जो देखा तो वनरेबल इमोर्टल अब वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए एक साथ ही वहाँ पे अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश कर देता है, जिसके चलते वो सारे के सारे डिमोनिक सोल्स वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहीं पे खत्म हो गए थे। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से खुद वनरेबल इमोर्टल की बॉडी में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन वनरेबल इमोर्टल को तो वहाँ पे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस गुस्से से वहाँ पे ग्रेट डेविल को घूरते हुए उससे कहते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। जबकि वनरेबल इमोर्टल को वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए देखकर ग्रेट डेविल भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम खुद को ही खत्म करने चले हो। लेकिन वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। वो जल्दी से अपनी किलिंग शॉट को बाहर निकालकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रेट डेविल के ऊपर अटैक कर चुके थे। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे ग्रेट डेविल को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। वहीं वनरेबल इमोर्टल के उस खतरनाक अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो गया था। और जब उस धमाके से पहला वो धुआं खत्म होता है तो हम देखते हैं कि वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे अपनी सोड को ग्रेट डेविल की बॉडी में घुसा चुके थे, जिसके चलते ग्रेट डेविल की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर वनरेबल इमोर्टल को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम पिछले 30,000 सालों से कल्टीवेट करते हुए आ रहे हो, तो फिर क्या तुम अपने 30,000 सालों की मेहनत को ऐसे ही बेकार जाने दोगे? अभी भी मौका है, खुद को खत्म मत करो। लेकिन वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुम्हारे जैसे डेविल को खत्म करने के लिए अपना सेक्रीफाइस देना तो एक बहुत ज्यादा छोटी कीमत है, अपने लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और ये कहकर वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे अपनी सोड की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगे थे, जो देखकर ग्रेट डेविल दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुके हो। लेकिन इससे आगे ग्रेट डेविल वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले वनरेबल इमोर्टल वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी सोड को उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से घुसा चुके थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और अब की बार वाला धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि एंसेस्टर ज़ू को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। हालांकि उस खतरनाक धमाके की वजह से सभी लोगों को वहाँ पे अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। लेकिन एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे सबको साफ साफ देख पा रहे थे। जबकि वनरेबल इमोर्टल को वहाँ पे इस तरह से अपना सेक्रीफाइस देते हुए देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, हमारे वनरेबल इमोर्टल वाकई महान थे, उन्होंने ग्रेट डेविल को खत्म करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू को वहाँ पे कोई याद आता है, जिसे याद करके वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, रुको एक मिनट, हमारे वनरेबल इमोर्टल ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब है कि उनकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगर हमारे वनरेबल इमोर्टल उसी समय मारे गए थे तो फिर जो पर्सन अभी हमारे साथ है आखिर वो कौन है? लेकिन अभी इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी सेक मास्टर हुआंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे द ग्रेट डेविल की बॉडी के पास चला गया था, जहाँ पे वो अपनी किलिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू के बनाए हुए हार्ट ऑफ मिरर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर हार्ट ऑफ मिरर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके किसी भी अटैक का हार्ट ऑफ मिरर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जो देखकर वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा? और ये कहकर वो वहाँ पे हार्ट ऑफ मिरर को गालियां देते हुए कहने लगा था, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें अपने ही फायदे के लिए बनाया था और आए तुम यहाँ पे मुझे धोखा देने पे तुले हो। ये सब देखकर तो बेचारे इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि बर्निक्रो वहाँ पे सेक्ट मास्टर से कहता है, अबे बुढ़े इतनी ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि इस हार्ट ऑफ मिरर को मेरे बॉस ने ठीक किया है, इसलिए तुम तो क्या इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तभी इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे अपने सेक्ट मास्टर से कहता है, मास्टर हुआ क्या ने ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पर उसका सेक्ट मास्टर तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन मिचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू से कहती है, अब आगे शो को गौर से देखना, क्योंकि असली शो तो अब स्टार्ट होने वाला है। मिचू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद डेविल लॉर्ड जो कि वहाँ पे मरा हुआ था वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद वो वहाँ पे वनरेबल इमोर्टल का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, वो बुढ़ाऊ तो पूरी तरह से पागल हो गया था, सिर्फ मुझे मारने के लिए उसने अपनी पिछले 3,000 सालों की मेहनत को बेकार कर दिया। कोई भला इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है? 30,000 सालों की कल्टीवेशन को उसने बिना सोचे समझे डिस्ट्रॉय कर दिया, पर खुद को खत्म करके तुम मेरा फायदा करके चले गए। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सेंस का इस्तेमाल करते हुए लातादार को बॉडी को क्रिएट करूंगा। भले तुम्हारे उस खतरनाक अटैक की वजह से मेरी बॉडी फर्टिलाइज हो गई है, लेकिन तुम्हारी इस एसेंस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अब मैं खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और एक एक करके तुम्हारी हुआंग सिटी के लोगों का खून चूसते हुए इन सभी को खत्म कर दूंगा और आखिर में जाकर इन सभी को अपना पपेट बनाऊंगा। ग्रेट डेविल की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद इमोर्टल कल्टीवेटर चुनू को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर हमारे वनरेबल इमोर्टल उस समय ग्रेट डेविल से हार गए थे तो ये जो इतने समय तक हमारे साथ रह रहा था वो फिर आखिर कौन है? और ये कहकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू जब वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है तो उसे वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है,
है। वो वहाँ पे आंखें फाड़े अपने सेक्ट मास्टर को देखते हुए कहता है, इसका मतलब है कि तुम हमारे वनरेबल इमोर्टल सेक्ट मास्टर नहीं हो, तुम वो दी ग्रेट डेविल हो जो कि अब तक रूप बदल कर हमारे साथ रह रहा था। इसी बीच सामने की तरफ हम ग्रेट डेविल को देखते हैं जो कि वनरेबल इमोर्टल की एसेंस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वनरेबल इमोर्टल का रूप ले चुका था। जहाँ ग्रेट डेविल वनरेबल इमोर्टल का रूप लेने के बाद उदास होकर अपने हुआंगटियान सिटी के लोगों के पास जाते हुए उनसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी, मुझे पहले इस ग्रेट डेविल को जान से मार देना चाहिए था। अगर उस समय मैंने इसे मार दिया होता तो आज हमारी हुआंगटियान सिटी को यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन हुआंगटियान सिटी के लोग वहाँ पे इसको हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं, वनरेबल इमोर्टल अब चिंता मत करें, आपने जो किया अच्छा ही किया, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। अगर आप ना होते तो वो ग्रेट डेविल हमारी पूरी की पूरी हुआंगटियान सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। इसलिए आप खुद को कसूरवार ना समझे, वो ग्रेट डेविल तो जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, वरना हम सभी लोग तो जानते हैं आप कितने ज्यादा महान हो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर तो इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो लोग जिसे अब तक अपना वनरेबल इमोर्टल समझते हुए आ रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि ग्रेट डेविल ही है जो कि वनरेबल इमोर्टल का रूप लेकर उन सभी के साथ रह रहा था। और अब क्योंकि वनरेबल इमोर्टल की सच्चाई वहाँ पे सबके सामने आ चुकी थी तो इसलिए एसेटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं। और ऐसा होते ही हार्ट ऑफ मिरर वहाँ पे एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते वो सभी लोग वापस वहाँ पे रियलिटी में आ गए थे। और वापस रियलिटी में आने के बाद तो सेक्ट मास्टर वहाँ पे पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर एसेटाजू के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है, तो ये सब तुम्हारी चाल थी, तुमने इस फेक हार्ट ऑफ मिरर को बनाया ताकि तुम दुनिया की नजरों में मुझे ग्रेट डेविल साबित कर दो और बाद में हमारी वहाँ के अनसेट का फायदा उठा सको। चुमू, ये सब तुम्हें जो कुछ भी दिखा रहा था वो सब बस एक धोखा था, ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। असल में तो ये सूझांग हमारे पूरे की पूरे सेवंथ रियलम के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसे सबसे पहले हमारे वहाँ के अनसेट के ऊपर कब्जा करना होगा। लेकिन मैं इसकी राह का सबसे बड़ा कांटा हूँ, इसलिए इस तरह से मुझे यहाँ पे फंसा कर अपने रास्ते से हटाना चाहता है। जल्दी से इसके ऊपर हमला करते हुए इसे जान से मार दो, वरना ही हमारे पूरे की पूरे हुआंग के अनसेट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। अपने सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर तो इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकाल चुका था, लेकिन वो वहाँ पे उस सोड का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू की बजाय अपने सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से से कहता है, आज मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार कर तुमसे अपने वनरेबल इमोर्टल का बदला लेकर रहूंगा। और ये कहकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू लगातार वहाँ पे अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर सेक्ट मास्टर जो कि असल में ग्रेट डेविल था वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एसेटाजू के होते हुए वो भला वहाँ से बचकर कैसे भाग सकता था। और तभी एसेटाजू वहाँ पे अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए ग्रेट डेविल के पास मौजूद उस जेट बोतल को अपने पास बुलाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो जेट बोतल खुद ब खुद ही उड़ते हुए एसेटाजू के पास जाने लगी थी, जो देखकर वो ग्रेट डेविल वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ये मेरी जेट बोतल है। लेकिन वो वहाँ पे अपनी जेट बोतल को बचा पाता उससे पहले एसेटाजू वहाँ पे उस जेट बोतल को लाकर नीचे जमीन पे पटक चुके थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस जेट बोतल के अंदर से डेमोनिक और बाहर निकलते हुए सीधा ग्रेट डेविल की बॉडी को चारों तरफ से घेर चुका था, जो देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो डेमोनिक और इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उसकी सोड को अपने कंट्रोल में लेते हुए उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक चुका था, जिसके चलते वो वहाँ पे उड़ता हुआ दोबारा एसेटाजू के पास आ गिरता है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि उस डेमोनिक और की वजह से ग्रेट डेविल वहाँ पे वापस अपने असली रूप में आ चुका था। और अपने असली रूप में आने के बाद वो वहाँ पे एसेटाजू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी धमकी देते हुए कहता है, अब जब तुम सभी लोग मेरी सच्चाई के बारे में जान चुके हो तो अब तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा और उसके बाद हुआंग के अनसेट हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और ये कहकर ग्रेट डेविल वहाँ पे चाओएस डेविल शैडोज का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करवा चुका था, जो देखकर एसेटाजू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उनके गुस्से की वजह से उनका किलिंग और खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होना शुरू हो गया था। वो जैसे वहाँ पे अपनी आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो इवन उनकी आंखों से भी वहाँ पे शोले निकल रहे थे, जिसके बाद वो वहाँ पे उन डेमोनिक शैडोज को देखते हुए कार्टून में कहते हैं, लगता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ बैठे हो। और ये कहकर एसेटाजू वहाँ पे अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए सिर्फ एक ही झटके के साथ उन सभी डेमोनिक शैडोज के साथ साथ ग्रेट डेविल को भी वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक चुके थे। वहीं उन शैडोज के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और बेचारा ग्रेट डेविल वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले एसेटाजू वहाँ पे अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट डेविल के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुके थे, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ग्रेट डेविल सीधा नीचे जमीन में जा धंसा था, जिसके चलते उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे खुद को संभाल कर अपना पूरा दम लगाते हुए एसेटाजू से कहता है, सू यंग, मैंने कभी भी तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश की, तो फिर तुमने मेरे पिछले 1 लाख साल पुराने प्लान को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। जिसपे एसेटाजू वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे एसेटाजू के हर एक कदम के साथ उनका स्पिरिचुअल और रिलीज होने लगा था और उसकी शॉकवेव्स पूरी जमीन में महसूस हो रही थी, जो देखकर तो बेचारा ग्रेट डेविल वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था। तभी एसेटाजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम अपने प्लान के लिए जिस जेट
बोतल का इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरे टैलेंट सेट से बिलोंग करती है, इसलिए तुम एक तरह से मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहे थे। अब उस जेड बोतल का सुनकर तो ग्रेट डेविल वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या उस मामूली सी जेड बोतल के लिए तुमने मेरा 1 लाख साल पुराना प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस एक मामूली सी बोतल के लिए। और ये कहते कहते बेचारे ग्रेट डेविल को वहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। जबकि एसेटजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, ये जेड बोतल तुम्हें कहाँ से मिली थी। और एसेटजू कैसा कहते ही ग्रेट डेविल के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगा था, जिसके चलते वो चुपचाप एसेटजू को जवाब देते हुए बताता है, ये जेड बोतल मुझे यूपिंग माउंटेन से मिली थी। और ग्रेट डेविल कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोरिथम की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेटजू हार्ट ऑफ मिरर को दोबारा से रिपेयर करते हुए वनरेबल इमोर्टल की हकीकत सबके सामने ले आते हैं, जिसके मुताबिक तुआंग के अनसेट के वनरेबल इमोर्टल ग्रेट डेविल का मुकाबला करते हुए मारे गए थे। और तब से लेकर अब तक ग्रेट डेविल उनके एसेंस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनका रूप बदलकर उनकी जगह पे हुआंग के अनसेट के अंदर रह रहा था, और धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते हुए हुआंग के अनसेट को अंदर से पूरी तरह से खोखला बनाता जा रहा था। वहीं जैसे ये बात इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू को पता चलती है तो वो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपनी सोर्ड लेकर ग्रेट डेविल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन ग्रेट डेविल वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेटर चुमू के साथ साथ एसेटजू और बाकी सभी को भी मारने की धमकी देने लगा था। पर एसेटजू वहाँ पे सिर्फ अपनी एक ही पंप टेक्निक के साथ उस ग्रेट डेविल को अपने घुटनों पे ले आए थे। जिसके बाद एसेटजू कार्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें वो जेड बोतल कहाँ से मिली थी, जिसपे ग्रेट डेविल चुपचाप एसेटजू को जवाब देते हुए बताता है कि मुझे वो जेड बोतल यूपिंग माउंटेन से मिली थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से होते हुए एसेटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर यूपिंग माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में ही मिस चूचू को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखकर जैसे ही मिस चूचू वहाँ पे प्यार से उसका सर सहलाती है तो वो खरगोश जल्दी से उसके स्टोरी बैग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर तुम्हें चूचू भी वहाँ पे उसके पीछे भागते हुए कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा कमीने निकले, तुम्हारी शक्ल कितनी ज्यादा क्यूट थी, और अपने काम देखो। रुक जाओ, तुम जिस बैग को लेकर भाग रहे हो वो कोई आम बैग नहीं है, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसमें मौजूद है। लेकिन वो खरगोश वहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा था कि मिस चूचू के लिए तो उसे वहाँ पे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो जितना ज्यादा वहाँ पे इस खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो खरगोश उतना ज्यादा दूर होता चला जा रहा था। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे गुस्सा होते हुए एक जंप लगाकर जैसे सीधा उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो खरगोश अचानक से वहाँ पे गायब हो गया था। जो देखकर तो मिस चूचू खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, हैं वो खरगोश कहाँ गया। और ये कहकर मिस चूचू उस खरगोश को वहाँ पे चारों तरफ ढूंढते हुए कहती है, कहाँ गया वो खरगोश, अगर वो ना मिला तो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी मेरे हाथों से चली जाएगी। और इसी तरह मिस चूचू वहाँ पे उसका पीछा करते करते एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंच जाती है। लेकिन उस खरगोश का तो वहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं था। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे रोते हुए एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर वो खरगोश तो बहुत ज्यादा चालाक निकला, मैं उसे पकड़ पाती, उससे पहले वो झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। अगर वो खरगोश ना मिला तो मेरी सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी, मैंने कितनी मुश्किल से वो सारे पैसे इकट्ठा किए थे, प्लीज अब आप ही कुछ करिए वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। और ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी। जो देखकर ग्रेट डेविल वहाँ पे एसेटजू को बताता है, वो खरगोश जरूर से यूपी माउंटेन्स की ग्रेविटी फील्ड में कहीं खो गया होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी काफी बार हो चुका है। जब भी मैं लिंगन सेट के लोगों के बारे में पता लगाने के लिए उनका पीछा करता तो वो लोग अचानक से यहाँ पे आकर कहीं गायब हो जाते, उसके बाद उन लोगों का कहीं भी पता नहीं चल पाता था। ग्रेट डेविल की ये बात सुनकर एसेटजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन मिस चूचू वहाँ पे अपना दिमाग लगाकर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब तुम क्या कह रहे हो। और ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सामने की तरफ मौजूद ये जगह यूपिंग माउंटेन्स के अंदर आती है। लेकिन मिस चूचू की ये बात सुनकर ग्रेट डेविल तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे पीछे होते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी एसेटजू पीछे पलटकर उसे वहाँ पे एक और लुक देते हैं। जो देखकर वो ग्रेट डेविल वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, मैं तो चल चल के पूरी तरह से थक गया, इसलिए यहाँ पे बैठते हुए रेस्ट कर रहा था, क्योंकि जब भी हुआंग के अनसेट के लोग अपने घुटनों पे आते हैं तो उन्हें एक अलग ही तरह की एनर्जी मिलती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारी कल्टीवेशन की एक मेथड है। लेकिन ग्रेट डेविल की ये बात सुनकर सभी लोगों से वहाँ पे शक भरी नजरों से देखते हैं। जो देखकर वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहने लगा था, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कसम से ये हमारी कल्टीवेशन का मेथड है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि हाउजियान तो वहाँ पे उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ वो जगह के बारे में पता लगाने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि मिस चूचू वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए ग्रेट डेविल से कहती है, इसका तो मतलब है कि जब भी तुम लोग किसी के सामने झुकते होगे तो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं
देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद हाउसियन को वहाँ पे किसी फॉर्मेशन का एहसास होता है। इसके बारे में महसूस करके हाउसियन वहाँ पे सीरियस होते हुए एंसेस्टर से कहता है, मुझे यहाँ पे सामने किसी फॉर्मेशन का एहसास हो रहा है, पर इस फॉर्मेशन को देखकर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर इसे मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूं। हाउसियन की ये बात सुनकर एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देते, लेकिन वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके सीधा अपनी एनर्जी को उस फॉर्मेशन के ऊपर डालते हुए उसे वहाँ पे सबकी नजरों के सामने ले आते हैं, जिसके चलते अब वहाँ पे हाउसियन और एंसेस्टर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उस फॉर्मेशन को देख पा रहे थे। और उस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ अब उन लोगों को वहाँ पे यूपिंग माउंटेन्स का एरिया दिखाई दे रहा था, जहाँ यूपिंग माउंटेन्स को देखा तो सबसे बड़ा झटका ग्रेट डेविल को लगता है। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर हैरान होते हुए कहने लगा था, यूपिंग माउंटेन्स, तो ये है असली यूपिंग माउंटेन्स वाला एरिया, काश मुझे ये जगह पहले मिल गई होती। और ये कहकर ग्रेट डेविल वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यूपिंग माउंटेन्स की तरफ 2 लगा देता है। हालांकि हाउसियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन ग्रेट डेविल तो वहाँ पे यूपिंग माउंटेन्स को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो हाउसियन को साइड पे धक्का देते हुए खुद यूपिंग माउंटेन्स के अंदर जाने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ गया था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे खुशी के मारे चिल्लाते हुए कह रहा था, सिर्फ एक ही जगह है जो कि मेरी डिमोनिक एनर्जी को प्योर कर सकती है, और वो है यूपिंग माउंटेन्स। और अब जब वो जगह मेरे सामने है तो तुम लोग मुझे वहाँ पे जाने से रोक रहे हो। और ये कहकर ग्रेट डेविल खुशी के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, अब वहाँ पे जितनी भी जेट बॉटल्स होंगी वो सारी की सारी मेरी होंगी। आहा, अब आएगा असली मजा। जू यंग, तुम बस इंतजार करो, एक बार वो सारी जेट बॉटल्स मेरे हाथों में लग गई तो उसके बाद तुम भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम इंसानों को क्या लगा था मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और ना ही अभी मेरी मौत का समय आया है। और इसी तरह वो डेविल वहाँ पे खुशी के मारे उछलता हुआ उस फॉर्मेशन के पास पहुंच गया था। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर इंटर करने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। और वो आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो ग्रेट डेविल भी खुद को वहाँ पे उससे नहीं बचा पा रहा था, और दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जो देखा तो सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रेट डेविल के साथ ये सब हो क्या रहा है। इसलिए एंसेस्टर वहाँ पे कोल्टून में सभी को साग के बारे में बताते हुए कहते हैं, इसे डेथ कर्स कहते हैं, जो कि हर एक इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को खींचकर बाहर निकाल देता है। ज्यादातर बड़े बड़े रियलम्स के लोग इस कर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाहर की कोई भी बुराई उनके रियलम के अंदर इंटर ना कर सके, और अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत बुराई है भी तो ये डेथ फिल्म उस बुराई को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन क्योंकि ये डेविल खुद एक बुराई है तो इसलिए ये डेथ कर्स उसे इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवल एनर्जी ही मौजूद है। और एंसेस्टर का इतना कहना था कि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डेथ कर्स वहाँ पे दी ग्रेट डेविल की जान ले चुका था, और देखते ही देखते उसकी बॉडी वहाँ पे राख में बदल चुकी थी। जो देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये डेथ कर्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पे एंसेस्टर कोल्टून में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन सभी को बताते हैं, जब किसी पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवल एनर्जी मौजूद होती है तो ये डेथ कर्स उसे तब तक चलाता रहता है जब तक वो मर नहीं चाहता। अगर देखा जाए तो ये ग्रेट डेविल जैसे इवल लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान मौत है। इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये इतनी आसान मौत मारा गया। और ये कहकर एंसेस्टर अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देते हैं। और एंसेस्टर के उस अटैक के चलते न सिर्फ वो कर्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस फॉर्मेशन में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और इसी तरह देखते ही देखते वो फॉर्मेशन धीरे धीरे वहाँ पे खत्म होना शुरू हो गई थी। और जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे खत्म होती है तो अचानक से लिंगू को वहाँ पे अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल कोरा महसूस होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि लिंगू को वहाँ पे सिर्फ एक डिसेबल कोरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उन डिसेबल्स की तादाद वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। जो देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे एक से ज्यादा टैलेंट सेट के डिसेबल्स मौजूद है? और ये कहकर वो वहाँ पे परेशान होते हुए एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर, कहीं यहाँ पे भी स्क्वायर एलम की तरह हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि बिल्कुल स्क्वायर एलम की तरह मुझे यहाँ पे भी मल्टीपल टैलेंट सेट के डिसेबल्स कोरा महसूस हो रहा है। लिंगू की ये बात सुनकर एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देते, लेकिन वो वहाँ पे यूपिंग माउंटेन्स को देखकर मुस्कुराते हुए कोल्टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग है। और ये कहकर एंसेस्टर यूपिंग माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर तो उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उनके पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। वहीं यूपिंग माउंटेन्स कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, वो एक अलग पूरा रियलम था। खैर इसी बीच में वहाँ पे यूपिंग माउंटेन्स के बीचों बीच कोल्ड रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यिनजी अपने मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक ज़ोंबी लॉर्ड को दोबारा जिंदा कर रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे महसूस करके यिनजी वहाँ पे एक पल के लिए थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, जू यंग, तो तुम यहाँ पे आ गए। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि यिनजी वहाँ पे वो चेयर बोतल का इस्तेमाल करते हुए लगभग ज़ोंबी लॉर्ड की बॉडी को दोबारा बना चुका था। जो देखकर यिनजी के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी, और वो दोबारा वहाँ पे ज़ोंबी लॉर्ड की बॉडी को वो चेयर बोतल के अंदर डालते हुए कहता है, जू यंग, तो क्या हो गया अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो अभी भी यहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम अभी भी हर लिहाज से मुझसे बहुत ज्यादा पीछे हो। जब तक तुम्हें ये मैटर समझ आएगा तब तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा। और ये कहकर यिनजी इसी तरह से वहाँ पे कमीनी स्माइल करता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया था, जबकि वो ज़ोंबी लॉर्ड वाली चेयर बोतल को पीछे उसी कोल्ड रिवर के अंदर ही छोड़ के आता। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया
जाता है जहाँ पे एसएटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ यूपिंग माउंटेन्स में पहुंच चुके थे और वहाँ पे आते साथ एसएटजू को छोड़कर बाकी सभी लोग उस जगह के बारे में पता लगाने के लिए इधर उधर देखने लगे थे। और तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे कोर्ट रिवर के नीचे एक एनर्जी चमकते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए बाकी सभी लोगों से कहता है वहाँ नीचे देखो, वहाँ पे कुछ मौजूद है। अब जैसे ही लिंगू की नजर उस एनर्जी के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये तो मुझे हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल को महसूस हो रहा है। लिंगू की यह बात सुनकर हाउजियन आगे बढ़ते हुए एसएटजू से कहता है मास्टर मैं आगे जाकर चेक करके आता हूँ। और ये कहकर हाउजियन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस रिवर के ऊपर अपनी पाम टेक्निक से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस खतरनाक धमाके की वजह से रिवर का वो हिस्सा वहाँ पे पूरी तरह से खाली हो गया था, जो देखकर हाउजियन जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ता हुआ वहाँ पे मौजूद जेट बोतल को उठा लेता है। लेकिन हाउजियन जैसे उस जेट बोतल को उठाकर ऊपर हवा में आता है तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया था। वहीं हाउजियन अभी उस जेट बोतल को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे क्योंकि बीस्ट कहा जाता था। वहीं अचानक से क्योंकि बीस्ट के हमले से एक पल के लिए हाउजियन भी वहाँ पे पूरी तरह से हड़बड़ा गया था और इस मौके का फायदा उठाकर वो क्योंकि बीस्ट वहाँ पे हाउजियन के हाथ के ऊपर अटैक कर चुका था, जो देखकर मिचू को वहाँ पे हाउजियन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए हाउजियन से कहती है हाउजियन जरा संभल कर। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो क्योंकि बीस्ट वहाँ पे गुस्से से हाउजियन को पहाड़ों के ऊपर रगड़ने लगा था। लेकिन तभी जब वो वहाँ पे हाउजियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो उस बीस्ट को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर हाउजियन को लाकर सीधे नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे एसएटजू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे नीचे जमीन पे आ जाते हैं और मिचू तो वहाँ पे जल्दी से भागकर हाउजियन की तरफ जाने लगी थी। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे उस खतरनाक धमाके के बावजूद भी हाउजियन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तभी मिचू वहाँ पे आकर चिल्लाते हुए हाउजियन से कहती है हाउजियन ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने हाथ को बाहर निकालो। और ये कहकर मिचू खुद वहाँ पे उस बीस्ट का मुंह खोल देती है। जहाँ जैसे वो उस बीस्ट का मुंह खोलती है तो उसे जानने को मिलता है कि हाउजियन का हाथ तो वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत था। उल्टा हाउजियन के हाथ को काटने की वजह से उस बीस्ट के ही दांत वहाँ पे टूट चुके थे, जो देखकर हाउजियन वहाँ पे मुस्कुराकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास इनविंसिबल बॉडी है, ये तो क्या बड़े से बड़ा बीस्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बेचारा हाउजियन अभी वहाँ पे मिचू के सामने फ्लेक्स कर ही रहा था कि तभी मिचू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इस क्योंकि बीस्ट के दांत कितने ज्यादा खास और कीमती होते हैं, इन्हें एक प्राइसलेस टायर माना जाता है और तुमने बिना कुछ सोचे समझे बेचारे इस बीस्ट के दांतों को तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि अभी तक मिचू जिसे केयरफुल रहने के लिए कह रही थी वो हाउजियन नहीं था, बल्कि वो बीस्ट था जिसके दांतों को बेचकर वो वहाँ पे मोटा पैसा कमाने वाली थी। इसलिए वो वहाँ पे हाउजियन को पकड़कर उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है मैंने तुम्हें कहा भी था जरा ध्यान रखना, लेकिन तुम हो कि तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, और अब देखो कितना ज्यादा कीमती टायर मेरे हाथों से चला गया। हाउजी क्यों किया तुमने ये सब? असल में मिचू हाउजियन को प्यार से हाउजी कहकर बुलाया करती थी और तभी मिचू वहाँ पे उसके दांतों के असर को इकट्ठा करके रोते हुए कहने लगी थी मेरे सारे पैसों को तुमने मिट्टी में मिला दिया, बहुत बुरे हो तुम, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। और ये कहकर तो अब मिस चूचू ने वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से रोना शुरू कर दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि एसएटजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ पे आ पहुंचते हैं, जो कि मिस चूचू को रोता हुआ देखकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि क्योंकि बीस्ट के दांतों का सारा एसेंस वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक एनर्जी का रूप लेने लगा था, जिसे एसएटजू वहाँ पे पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए उसे वहाँ पे मिचूचू की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। और देखते ही देखते वो एनर्जी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिचूचू के गले में लिपट चुकी थी, जिसे देखकर मिचूचू अभी वहाँ पे कुछ समय पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस एनर्जी ने वहाँ पे क्योंकि बीस्ट के दांतों का रूप ले लिया था, जो कि बिल्कुल किसी नेकलेस की तरह मिचूचू के गले में बंध गया था। जिसे देखा तो मिचूचू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह खुशी की मारे उछलते हुए एसएटजू से कहने लगी थी थैंक यू एंसेस्टर, मुझे इतना ज्यादा कीमती तोहफा देने के लिए। मिचूचू की खुशी देखकर एसएटजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए मिचूचू से कहते हैं क्योंकि बीस्ट के दांते हर 500 सालों के बाद दोबारा उगते हैं, तो अगर तुम इसे अपना पेट बना लेती हो तो तुम्हें हर 500 सालों बाद काफी कीमती ड्रेस मिल सकते हैं। इसलिए समय ज़ाया मत करो और जल्दी से इसे अपना पेट बना लो ताकि तुम अपनी सेविंग्स को और ज्यादा बढ़ा सको। एसएटजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिचूचू वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होकर एक दांत की कीमत लगाते हुए कहती है अगर एक दांत इतने में बिकेगा तो फिर इतने सारे दांतों की कीमत क्या होगी, और अगर 500 सालों बाद मुझे इतने ही दांत दोबारा मिलते हैं तो फिर उनकी क्या कीमत होगी। उनकी कीमत के बारे में सोचकर ही मिचूचू को वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे क्योंकि बीस्ट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है तुम तो मुझे बहुत ज्यादा अमीर बना दोगे। वहीं मिचूचू की ये बात सुनकर
तो हम देखते हैं कि बेचारा क्योंकि बीस्ट भी वहाँ पे घबराते हुए पीछे होने लगा था, जो देखकर तो मिचूचू के फेस की पर भी एक केवल स्माइल आ जाती है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी कि वो बीस्ट डरते हुए उससे दूर हो रहा था, क्योंकि थोड़ा पीछे हटने के बाद अचानक से वो वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए मिचूचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वहाँ पे निंगयू के साथ साथ लिंगू और हाउसियान तीनों वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए मिचूचू से कहते हैं जरा संभल कर। जहाँ पे हाउसियान और लिंगू मिलकर मिचूचू को बचाना चाहते थे, तो वहीं निंगयू का मकसद सिर्फ और सिर्फ एसएसटजू को बचाना था। और इसी तरह देखते ही देखते वो तीनों मिलकर वहाँ पे बेचारे क्योंकि बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। जैसे वो तीनों मिलकर जैसे जैसे पीट रहे थे, उस बीस्ट की बॉडी से वो जेट बोटल्स बाहर निकल रही थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उन जेट बोटल्स का पूरा एक ढेर लग गया था। और ऊपर से उन तीनों ने मिलकर बेचारे उस बीस्ट को मार मार के उसका शादी सुझा डाला था, जहाँ उस बीस्ट के सर के ऊपर पंछी आके बैठे जा रहे थे। लेकिन ये सब देखकर तो मिचूचू को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि थोड़ी अरसे के बाद वो मिचूचू को इतना ज्यादा अमीर जो करने वाला था। इसलिए मिचूचू वहाँ पे बहुत ही प्यार से उसका सर सहलाने लगती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि इतनी सारी जेट बोटल्स को देखकर हाउसियान और लिंगू दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये सारी की सारी जेट बोटल्स तो बिल्कुल एक तरह की ही दिखाई दे रही है। जिस पे लिंगू उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऊपर से हर एक बोतल से टैलेंट सेट के डिसेबल की और महसूस हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि इन सभी जेट बोटल्स को टैलेंट सेट के डिसेबल्स की रेमिनेट सोल्स का इस्तेमाल करते हुए भरा गया है? जिस पे लिंगू भी आगे बढ़कर वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए उन दोनों से कहती है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सब बस एक इल्यूजन हो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिचूचू तो वहाँ पे एक्साइटेड होकर उन सभी जेट बोटल्स को देखते हुए कहती है ये सभी के सभी तो रियल जेट बोटल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं तो हमें यहाँ पे और भी ज्यादा जेट बोटल्स मिल सकती हैं। जिस पे बर्निंग करो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बाकी सारी बोटल्स को भी ढूंढो। और ये कहकर बर्निंग करो खुद वहाँ पे उन जेट बोटल्स के बारे में पता लगाने के लिए आगे बढ़ गया था। असल में वहाँ पे उन सभी लोगों को लग रहा था कि शायद इनमें से कोई एक ही रियल बोतल होगी, बाकी सभी नकली होगी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एसएसटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बोटल्स को ऊपर हवा में उठाना शुरू कर देते हैं। इवन हाउसियान ने जो बोतल अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो भी ऊपर हवा में उठ जाती है। तब जाकर कहीं उन सभी लोगों का ध्यान एसएसटजू के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सभी जेट बोटल्स को स्कैन करते हुए उन सभी को बताते हैं कि इनमें से कोई एक नहीं बल्कि सारी की सारी बोटल्स ही रियल हैं। एसएसटजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये सारी की सारी बोटल्स असली हैं? जिसपे एसएसटजू उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं असल में इस जगह को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये जगह खुद ब खुद ही इन जेट बोटल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फोर्सफुली बन गई। इसलिए ये जगह अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, यही वजह है जब भी यहाँ पे कोई जेट बोतल को लेने की कोशिश करता है तो क्योंकि बीस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। एसएसटजू की ये बात सुनकर वो सभी भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ओ तो ऐसी बात है। तभी हाउसियान ने जब उस जेट बोतल को लिया था तो क्योंकि बीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को अब जाके समझ आ रहा था कि क्यों उस बीस्ट के पेट में इतनी सारी जेट बोटल्स मौजूद थी। जिस पे निंगयू अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि क्योंकि बीस्ट यहाँ पे जितनी चाहे जेट बोटल्स को अपने पेट में छुपा सकता है। वाकई इस जगह के साथ साथ ये बीस्ट भी बहुत ज्यादा कमाल का है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए उन सभी जेट बोटल्स को भी ऊपर हवा में उठा देती हैं, और साथ ही वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के एक झटके के साथ ही उन सभी की सभी जेट बोटल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिनके डिस्ट्रॉय होने के बाद एसएसटजू उन सभी जेट बोटल्स की एसेंस एनर्जी को इकट्ठा करने लगे थे, और सिर्फ उन सभी की ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितनी भी जेट बोटल्स की एसेंस एनर्जी मौजूद थी उसे भी एसएसटजू वहाँ पे इकट्ठा करने लगे थे। जो कि जब वहाँ पे पूरी तरह से इकट्ठा हो जाती है तो वो सारी की सारी एसेंस एनर्जी ने वहाँ पे एक और जेट बोतल का रूप ले लिया था, और ये थी असली जेट बोतल जिसके अंदर से वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। जिसे देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ये तो नेदरवर्ल्ड का सोल लॉकिंग कर्स है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे टैलेंट सेट के डिसेबल्स के ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक और क्रूअल मैजिक का इस्तेमाल किया गया? और ये कहते कहते लिंगू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि गुस्से की वजह से उसके हाथ वहाँ पे कस चुके थे। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब जिस किसी ने भी किया है मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिंगू की यह बात सुनकर एसएसटजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन सभी को बताते हैं सोल लॉकिंग कर्स में सोल को इटर्नली ट्रैप कर दिया जाता है, और ऐसा होते ही उस कल्टीवेटर को एक कभी न खत्म होने वाली तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिसमें कोई भी कल्टीवेटर जीने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। और ये कहकर एसएसटजू वहाँ पे उस जेट बोतल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ जैसे जैसे एसएसटजू आगे बढ़ रहे थे वो सोल लॉकिंग कर्स से एसएसटजू के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उस सोल लॉकिंग कर्स के किसी भी अटैक का वहाँ पे एसएसटजू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते एसएसटजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस जेट बोतल के पास पहुंच चुके थे, जिससे अब वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था। वो सोल लॉकिंग कर्स वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि एसएसटजू उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन एसएसटजू तो खुद एनर्जी का सोर्स थे, उनकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ हर तरह की एनर्जी मौजूद थी बल्कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को खुद से चैनलाइज करते हुए क्रिएट भी कर सकते थे। इसलिए वो एनर्जी वहाँ पे एसएसटजू को
कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। तभी एनास्टासिया उस जेट बोतल के पास पहुंचकर अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए कोल्ड टून में कहती हैं, अब बस बहुत हो गया, अब समय है तुम्हारी ट्रू फॉर्म को रिवील करने का। और ये कहकर जैसे जैसे एनास्टासिया वहाँ पे अपना हाथ उस जेट बोतल की तरफ आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि आसपास वहाँ पे काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर एनास्टासिया ने उस जेट बोतल को छुआ तो आसपास की सारी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन एनास्टासिया हार मानने वालों में से कहाँ थे। वो वहाँ पे सबकी परवाह ना करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जाकर सीधा उस जेट बोतल को पकड़ लेती हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक साथ दो चीजें होती हैं। पहला तो जो अभी तक वहाँ पे सोल लॉकिंग कर्स की वजह से धमाके हो रहे थे वो खुद ब खुद ही शांत हो जाती हैं। दूसरा वो डिमोनिक ऑरा वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होते हुए एक टोर्नेडो का रूप लेना शुरू कर चुका था, जिसके साथ ही उन लोगों को वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे डेविल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए एनास्टासिया का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, वो यंग, तो फाइनली तुम मेरे ट्रैप में फंसी गए, आज तुम्हारी मौत का दिन है, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एनास्टासिया वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। उससे उनके चेहरे के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस आवाज को जवाब देते हुए कोल्ड टून में कहती हैं, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर एनास्टासिया वहाँ पे अपनी सुप्रीम गॉड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जेट बोतल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो गया था, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे सब कुछ अपने अंदर ले लेगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। उस धमाके की एनर्जी वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होते हुए एक पोर्टल बनाना शुरू कर देती है। और वो पोर्टल इतना ज्यादा भयानक था कि वो वहाँ पे एक टोर्नेडो को क्रिएट करते हुए वहाँ पे सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर चुका था। इवन हम देखते हैं कि एनास्टासिया के सभी डिसेबल्स के भी वहाँ पे होल्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी उन सभी लोगों को वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से एंशिएंट टैलेंट सेट के एक डिसेबल की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाती हुई उन सभी लोगों से कह रहा था, भाग जाओ यहाँ से, जितना ज्यादा दूर हो सके भाग जाओ, प्लीज भाग जाओ, वरना ये तुम सभी को खत्म कर देगा। उस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या वाकई ये तुम हो? जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस पोर्टल को देखकर एनास्टासिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ये है ट्रू यूपिंग माउंटेन्स में जाने का रास्ता, इंटरेस्टिंग, अब आएगा असली मजा। एनास्टासिया का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि एनास्टासिया के सभी डिसेबल्स वहाँ पे खुद को ज्यादा नहीं संभाल पाते और वो उड़ते हुए खुद ब खुद ही सीधा उस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे। जो देखा तो उन सभी के पीछे पीछे एनास्टासिया खुद भी मुस्कुराते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसे ही एनास्टासिया वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं तो इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एनास्टासिया यूपिंग माउंटेन्स वाली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने सभी डिसेबल्स को लेकर यूपिंग माउंटेन्स में पहुंच चुके थे, जहां पे उन सभी का मुकाबला क्योंकि नाम के एक बीस्ट के साथ होता है, जिसने वहां पे अपने पेट के अंदर काफी सारी जेट बोटल्स को छुपा रखा था। जो देखकर एनास्टासिया वहां पे उन सभी जेट बोटल्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी असैसिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां पे एक ही जेट बोतल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसके ऊपर सोल लॉकिंग कर्स लगा हुआ था, यानी कि उस बोतल को कोई भी नहीं छू सकता था। लेकिन एनास्टासिया को भला आज तक कोई भी चीज रोक पाई है, इसलिए एनास्टासिया ना सिर्फ उस जेट बोतल को वहां पे टच करते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जेट बोतल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वहां पे एक साथ दो चीजें होती हैं। पहले तो वहां पे एनास्टासिया और उनके सभी डिसेबल्स को वहां पे एहसास होता है कि असली यूपिंग माउंटेन्स रियलम नहीं है। और दूसरा, उस जेट बोतल के एसेंस एनर्जी से वहां पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो गया था, जो कि एनास्टासिया के सभी डिसेबल्स को फोर्सफुली अपने अंदर खींच लेता है। जो देखकर एनास्टासिया भी वहां पे एक कोल्ड स्माइल करते हुए अपने डिसेबल्स के पीछे पीछे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चले गए थे, जो कि असल में रियल यूपिंग माउंटेन्स रियलम तक जाने का एक रास्ता था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले इमोर्टल रियलम के अंदर मौजूद टैलेंट सेट के टी गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नो गर्ल ली चैंग को उस बुढ़ाऊ की शिकायत लगाते हुए कहती है, और मैंने मुझसे वादा किया था कि वो टी प्लांट्स को उगाने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो तो सारा दिन सन बात लेते हुए आराम से सोते रहते हैं। सारा का सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है, जबकि प्लांट्स को दोबारा से उगाने की जिम्मेदारी एनास्टासिया ने ओल्ड मास्टर को सौंपी थी। प्लीज अब आप ही मेरी मदद कीजिए। स्नो गर्ल की ये सारी बातें सुनकर तो ली चैंग वहाँ पे उस बुढ़ाऊ की पिटाई करने के लिए रेडी हो गया था। और जब वो दोनों टी गार्डन में पहुंचते हैं तो वो बुढ़ाऊ तो अभी तक भी वहाँ पे सन बात लेते हुए मजे से सो रहा था। जो देखकर स्नो गर्ल वहाँ पे गुस्सा होते हुए ली चैंग से कहती है, देखा आपने, ये बस हर रोज ऐसा ही करता है। एक तो ये बहुत ज्यादा बेकार है, ऊपर से मेरे लिए कोई न कोई परेशानी खड़ी करता रहता है, जिसके चलते कहीं न कहीं मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो एनास्टासिया ने इसे यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन इस कहने के बाद मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ गया। स्नो गर्ल की ये बात सुनकर हम देखते हैं
कि ली चेंग वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, आज जो मैं यहाँ पे इसकी धुलाई करने वाला हूँ उसके बाद ये ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगा। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए एक जाइंट हैमर को भी बाहर निकाल चुका था, लेकिन वो बुढ़ाऊ तो वहाँ पे इतनी गहरी नींद सो रहा था कि उसे वहाँ पे इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर ली चेंग वहाँ पे 10,000 थंडर हैमर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ के पास वाली जमीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके चलते वो बुढ़ाऊ ऊपर हवा में उठते हुए काफी तेजी से नीचे आ गिरता है, जिसके साथ ही उसकी आंख भी खुल गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पे उसके साथ हुआ क्या, इसलिए वो जल्दी से हड़बड़ाकर अपनी जगह पे खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहने लगा था, दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन संभालो, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, आज इनमें से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देना। और ये कहकर वो बड़ा ऊपर हवा में ही हाथ चलाते हुए कहने लगा था, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। वहीं उस बुढ़ाऊ की ऐसी हरकतें देखकर ली चेंग अपने हैमर को वापस रखते हुए कहता है, ये तो पहले से ही पागल है, इसे भला मार के क्या फायदा। तभी स्नोगर्ल आगे बढ़कर उस बुढ़ाऊ को समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, टैलेंट सेट बिल्कुल सेफ है और हमारी पर कोई भी हमला नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे हमारा कोई दुश्मन आ रहा है। स्नोगर्ल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ अब जाकर कहीं चैन की सांस लेता है और वो अपना सर पकड़ते हुए कहने लगा था, मैं कब से सो रहा था, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सो लिया, इसलिए मुझे ऐसे सपने आने लगे कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। और ये कहते कहते जब उस बुढ़ाऊ की नजर अपने पास खड़े हुए ली चेंग के ऊपर पड़ती है तो उसे देखकर उस बुढ़ाऊ को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था, इसलिए वो बुढ़ाऊ वहाँ पे गुस्सा होते हुए ली चेंग से कहता है, ओह तो ये सब कुछ तुम्हारा किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। लेकिन ली चेंग तो वहाँ पे उस बुढ़ाऊ की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ उसके ऊपर और ज्यादा भड़कते हुए कहता है, अब ये स्टैचू की तरह खड़े क्या हो, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते, अगर तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो तो आखिर तुमने मेरे ऊपर हमला किया ही क्यों था। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि ली चेंग तो वहाँ पे एक जेट स्टोन को पकड़ के खड़ा था, जो कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ ग्लो करने लगा था, जिसे देखकर ही ली चेंग को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया था और उस बुढ़ाऊ की बातों का तो वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो स्टोन को आगे बढ़ा देता है, जिसे देखकर स्नोगर्ल वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहती है कि ये क्या चीज है, जिसपे ली चेंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये हमारे साथी डिसेबल हान शेंग का जेड सोल पेंडेंट है, जो कि अचानक से ही अनस्टेबल हो गया है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, जरूर से हान शेंग की सोल खतरे में होगी, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और ये कहकर ली चेंग बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ भी घबरा कर ली चेंग से सवाल करते हुए पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे ली चेंग वहाँ से जाते जाते उसे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके एंसेस्टर ज़ू यांग को ढूंढना होगा, क्योंकि हान शेंग की सोल खतरे में है और सिर्फ एंसेस्टर ज़ू ही हैं जो कि उसे बचा सकते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रियल यूपिंग माउंटेन्स के इनर रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यिनची एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा हुआ वहाँ पे सब कुछ देख रहा था और इसी बीच अचानक से ही वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है, जिससे एंसेस्टर ज़ू अपने सभी डिसेबल्स के साथ होते हुए रियल यूपिंग माउंटेन्स रियलम में पहुंच चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही एंसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स इधर उधर देखते हुए उस जगह को बहुत ही गौर से देख रहे थे, जहाँ उस जगह को गौर से देखकर निंगयू इंप्रेस होते हुए कहती है, तो ये है यूपिंग माउंटेन्स रियलम का इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि ये दोनों मिरर के दो हिस्से हैं जिन्हें बस एक दूसरे से रिवर्स किया गया है, बल्कि इन दोनों वर्ड्स के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। अगर पहली बार कोई देखे तो ये देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या अंतर है। इस वर्ड को जिस किसी ने भी बनाया होगा बहुत ही बारीकी और मेहनत के साथ बनाया होगा। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए और साथ ही साथ उस जगह के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। और इन चीजों के वहाँ पे पहाड़ की चोटी के ऊपर मौजूद था, वो उन्हें वहाँ पे आगे बढ़ते हुए देख पा रहा था। वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को अपने डिसेबल्स के साथ आगे बढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो इन लोगों ने रियल यूपिंग माउंटेन्स को ढूंढ ही लिया, मेरे मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस ज़ू यांग के अंदर कोई तो खास बात है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू अभी वहाँ पे अपने डिसेबल्स को लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे फॉग ने खेलना शुरू कर दिया था। इसी बीच उन लोगों को वहाँ पे वो खरगोश भी दिखाई देता है जो कि मिस चूचू का स्टोरी बैग लेकर भागा था, लेकिन उस फॉग के चलते उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। और देखते ही देखते वो फॉग वहाँ पे इतनी ज्यादा फैल जाती है कि अब तो उन लोगों के लिए वहाँ पे आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर ऊपर की तरफ मौजूद यिनची वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, अब समय है तुम लोगों का सुहान इल्यूजनरी रियलम के अंदर जाने का। और ये कहकर यिनची वहीं नीचे बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब इस शो को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा जब सुहान इल्यूजनरी रियलम के अंदर आइलैंड सेट के डिसेबल्स आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को जान से मारेंगे। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि यिनची कह रहा था। वो फॉग धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो एंसेस्टर ज़ू और उनके सभी डिसेबल्स को लेकर एक बिल्कुल अलग ही जगह पे आ गया था और ये सब हो रहा था सुहान इल्यूजनरी रियलम की वजह से ही। वहीं जैसे ही वो सभी लोग इल्यूजनरी रियलम के अंदर इंटर करते हैं तो अब वो फॉग धीरे धीरे वहाँ पे खत्म होना शुरू हो गया था और अब उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने सामने एक बहुत बड़ी डोमेट्री दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर बर्निंग क्रॉव वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये अब क्या बकवास है, अभी अभी हम लोग फेक यूपिंग माउंटेन से होते हुए यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आते साथ ही एक और इल्यूजन के अंदर फंस गए। क्या हम लोग यहाँ पे इल्यूजन खेलने के लिए आए हैं? जिस पे निंगयू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए
कहती है कि हाँ तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन ये इल्यूजन बाकी इल्यूजन से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि इस इल्यूजन के अंदर मुझे कोई भी लूप होल दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब है कि इस इल्यूजन को बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ बनाया गया है। वहीं उस डोमेट्री को देखते हुए सब कुछ न कुछ बोल ही रहे थे, सिर्फ लिंगू ही था जो कि वहाँ पे खामोशी से चल रहा था। वो जैसे जैसे वहाँ पे इस डोमेट्री के अंदर आगे बढ़ रहा था, वो जगह उसे वहाँ पे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी, और अचानक से उसे वहाँ पे याद आता है कि ये तो हमारे एंशिएंट एलियन सेट की डोमेट्री है। और ये याद आते ही उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चौंकते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी एंशिएंट एलियन सेट की पुरानी डोमेट्री है। लिंगू की ये बात सुनकर एंसेटाजू भी वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, ओ तो ये एंशिएंट एलियन सेट की पुरानी डोमेट्री है। और ये कहकर एंसेटाजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग, लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहते कहते ही एंसेटाजू एक जगह पे आके रुक जाते हैं। इसी बीच हम वहाँ पे उस खरगोश को भी देखते हैं जो कि डोमेट्री में आते हुए वहाँ पे एंशिएंट एलियन सेट के एक डिसेबल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसी बीच वहाँ पे पिंगशी नाम के एक एंशिएंट एलियन सेट का डिसेबल आगे बढ़कर वहाँ पे एंसेटाजू और उनके डिसेबल्स का स्वागत करते हुए कहता है, ओ तो आज यहाँ पे नए डिसेबल्स आए हैं, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वहीं पिंगशी की ये बात सुनकर मिस चूचू तो वहाँ पे पलटते हुए उसे शक भरी नजरों से देखने लगी थी, लेकिन लिंगू जो कि पिंगशी को देखकर ही वहाँ पे पहचान गया था, वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, पिंगशी क्या वाकई ये तुम हो? जिस पे पिंगशी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हाँ मैं आपको बता दूं मैं डोमेट्री का हेड हूँ, इसलिए आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं आपको आप लोगों के कमरे दिखाता हूँ। पिंगशी की ये बात सुनकर एंसेटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे पलटकर एंसेटाजू की तरफ देखते हैं, जैसे वो वहाँ पे उनसे इजाजत मांग रहे हो, जो देखकर एंसेटाजू खुद ही वहाँ पे पिंगशी के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। जहाँ रास्ते में पिंगशी मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है, अब जब आप लोग हमारे साथ यहाँ पे ही रहने वाले हैं तो मैं आप लोगों को डोमेट्री के कुछ रूल्स बता देता हूँ। पिंगशी की ये बात सुनकर बने करो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, ये हॉस्टल है, ये डोमेट्री जिसके इतने सारे रूल्स भी हैं, मुझे तो आजाद रहना पसंद है, इसलिए मेरे ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होता, इसलिए मैं तो किसी रूल को नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरे नजदीक रूल मीन्स नथिंग। बने करो की ये बात सुनकर पिंगशी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, रूल नंबर 1, अगर आप लोगों को डोमेट्री के अंदर रहना है तो डोमेट्री के अंदर रहने वाले हर एक डिसेबल को हर एक सिंगल रूल मानना होगा। डोमेट्री के अंदर रहने का पहला रूल ही यही है। पिंगशी की ये बात सुनकर बने करो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है। इसी बीच उनके पास एक और डिसेबल गुजरता है जो कि मुस्कुराकर वहाँ पे लिंगू के साथ साथ बाकी सभी को हेलो करते हुए कहता है, तो आप सभी लोग नहीं आए हो यहाँ पे। जबकि उस डिसेबल को देखकर लिंगू वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, मिंगजुआन ये तुम मर गया था। तभी एक और डिसेबल उनके पास से गुजरते हुए कहता है कि इस डोमेट्री को अपने घर जैसे ही समझना, तुम लोगों को यहाँ पे रहने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसे देखकर लिंगू वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है कि ये तो किनसेन था। तभी राइट साइड से एक और डिसेबल उन लोगों के पास से गुजरते हुए कहता है, अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे पास आ जाना। जिसे देखकर लिंगू वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है, ये मिंग। लिंगू की ये सारी बातें सुनकर लिंगू उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम इन सभी लोगों को जानते हो? जिस पे लिंगू उदास होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, हाँ बिल्कुल, ये लोग हमारे एंशिएंट एलियन सेट के आउटर डिसेबल्स हुआ करते थे, लेकिन ये सभी लोग तो उस समय मारे गए थे, तो फिर ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही लिंगू की मरने वाली बात है वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे सुन लेते हैं, और अचानक से वो वहाँ पे अपनी जगह पे रुककर गुस्सा होते हुए कहते हैं, हम लोग मारे गए थे, हम लोग पहले से ही मारे जा चुके हैं। और उन डिसेबल्स कैसा कहते ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे उन सभी के ऊपर डिमोनिक और हावी होने लगा था। तभी पिंगशी अपनी जगह पे रुककर एंसेटाजू और उनके डिसेबल से कहता है, यहाँ का दूसरा रूल तो मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया, अगर यहाँ पे किसी भी डिसेबल को लगा कि वो पहले से मारा जा चुका है तो वो बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों के ऊपर हमला कर देगा। इसलिए यहाँ पे मौत जैसे किसी भी लफ्ज का इस्तेमाल करना मना है। पर तब तक वहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो तीनों ही डिसेबल्स वहाँ पे डिमोन्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए बहुत ही तेजी के साथ एंसेटाजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर एंसेटाजू जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना देते हैं, जो देखकर पिंगशी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि अभी तक भी ये लोग अपनी मौत को नहीं भूले, इन सभी लोगों ने अपनी आंखों से एलियन सेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, इसलिए जब भी कोई यहाँ पे मौत जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करता है तो इन सभी के अंदर का डीमन जाग उठता है और ये सामने वाले को अपना दुश्मन समझते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे भी जान से मार देते हैं। पिंगशी की ये बात सुनकर बने करो वहाँ पे उन डीमंस की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, एंसेटाजू की शील्ड के साथ टकरा कर तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। बने करो की ये बात सुनकर एंसेटाजू भी वहाँ पे अपने हाथ को एक हल्का सा झटका देते हुए उस शील्ड को वहाँ पे हटा देते हैं, जो देखकर बने करो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, बॉस आपने शील्ड तो हटा दी, लेकिन अब हम इन लोगों को यहाँ पे रोकेंगे कैसे? जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंगू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी अचानक से मिस चूचू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर उन डीमंस से कहती है, अभी अभी मुझे याद आया, मैं तो तुम लोगों को एक बात बताने ही भूल गई, एक शरारती खरगोश ने यहाँ पे मेरा पर्स चुरा लिया है, तो क्या तुम लोग यहाँ पे इसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, तो मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता। मिस चूचू की ये बात सुनकर तो पिंगशी भी वहाँ पे अपना सर
खो जाते हुए कहने लगा था, काफी अच्छा आइडिया है। और मिस चूचू का ये आइडिया काम भी कर जाता है, क्योंकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों डीमंस दोबारा से वहाँ पे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुके थे, यानी कि दोबारा वहाँ पे डिसेबल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। और साथ ही साथ वो तीनों वहाँ पे मुस्कुराते हुए मिस चूचू से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपका पर्स आपको ढूंढ के देंगे। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, चलो उस खरगोश को चलकर ढूंढते हैं। उनके जाते ही बर्नी क्रॉ वहाँ पे मिस चूचू की तारीफ करते हुए कहता है, चूचू तुम कितनी ज्यादा चालाक हो, अगर तुम्हारा सही समय पे दिमाग ना चलता तो हमें अपने साथियों को चोट पहुंचानी पड़ती। वाकई बात को चेंज करने वाला आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था। इससे वो लोग पूरी तरह से भूल ही गए कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे उन सभी के मरने की बात की थी। हाँ, वापस मरने का सुनकर वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे, जो देखकर तो बेचारे बर्नी क्रॉ का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो खुद को गालियां देते हुए कहने लगा था, ये मैंने क्या बोल दिया। इसलिए वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ करना होगा। इसलिए जैसे वो डीमंस वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए उन तीनों से कहता है, क्या तुम सभी लोग मुझे अपने कैफेटेरिया के पास ले जा सकते हो, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने कैफेटेरिया नहीं देखा। अब बर्नी क्रॉ की ये बात सुनकर वो तीनों ही डीमंस दोबारा वहाँ पे रुक जाते हैं और अपनी डिसेबल वाली फॉर्म में आकर वो तीनों ही वहाँ पे मुस्कुराते हुए बर्नी क्रॉ से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अब हमारे साथ, हम तुम्हें जरूर वहाँ पे ले जाएंगे। उन तीनों की ये बात सुनकर बर्नी क्रॉ वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये कहकर बर्नी क्रॉ वहाँ पे खुद से ही कहता है कि शुक्र है मैंने दोबारा यहाँ पे मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब बर्नी क्रॉ कैसा कहते ही वो तीनों दोबारा से वहाँ पे डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो देखकर बर्नी क्रॉ वहाँ पे हड़बड़ाकर जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, बाथरूम कहाँ है, क्या तुम लोग मुझे बाथरूम तक ले जा सकते हो। जिसपे वो तीनों दोबारा वहाँ पे अपने असली रूप में आते हुए बर्नी क्रॉ से कहते हैं, हाँ हमारे पीछे आओ। लेकिन ये कहते कहते बेचारे वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अब उन तीनों को वहाँ पे नींद आने लगी थी। और अपनी ऐसी हालत देखकर वो तीनों वहाँ पे खुद से ही कहते हैं, कितनी अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इतना ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे थे, जबकि अचानक से अब हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा थकन महसूस हो रही है। जिसपे उसका साथी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलकर सोते हैं। जिसपे तीसरा कहता है, नहीं, सबसे पहले हम लोगों को खाना खाना होगा, उसके बाद जाके आराम से सोएंगे। उन तीनों के वहाँ से जाते ही बर्नी क्रॉ चैन की सांस लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, पेंची उन सभी को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पे वह टजू और बाकी सभी को उनका रूम दिखाते हुए कहता है, आज सब सभी लोग यहीं पे सोएंगे। और ये कहकर पिंची वहाँ पे लिंगू के हाथों में एक रूल बुक देते हुए कहता है, इससे आप सभी लोग याद से पढ़ लेना, क्योंकि डोमेट्री के अंदर रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहकर पिंची वहाँ पे डोमेट्री का रूम बंद करते हुए चला गया था, जो देखकर बर्नी क्रॉ जल्दी से वहाँ पे कैपल को बाहर निकाल कर उसे खाते हुए कहता है, फाइनली ये सारा झमेला खत्म हुआ। इस सब ने तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से थका दिया। लेकिन बर्नी क्रॉ वहाँ पे उस एप्पल का बाइट ले पाता उससे पहले दोबारा से डोमेट्री का रूम ओपन होता है और पिंची अंदर आते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में बर्नी क्रॉ से कहता है, रूल नंबर 101 के मुताबिक डोमेट्री रूम के अंदर खाना मना है। पिंची की इस तरह से अचानक अंदर आने की वजह से बेचारा बर्नी क्रॉ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, जबकि पिंची उसे वहाँ पे सजा सुनाते हुए कहता है, जो भी डोमेट्री के अंदर खाने की कोशिश करेगा उसे एक दिन के लिए पूरी डोमेट्री की सफाई करनी होगी। और ये कहकर पिंची वहाँ पे कम्युनिस्ट स्मेल कहते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके बर्नी क्रॉ के हाथों में एक झाड़ू दे देता है, जो देखकर बर्नी क्रॉ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पे मुझसे सफाई करने का सोच रहे हो? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सफाई नहीं करने वाला। पर वो झाड़ू बेचारे खुद ब खुद ही बर्नी क्रॉ से सफाई करवाने लगा था। बर्नी क्रॉ चाहकर भी वहाँ पे खुद को नहीं रोक पा रहा था, जबकि टजू वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और तभी लिंगू वहाँ पे उस रूल बुक को खोलकर सारे रूल्स को एक एक करके पढ़ने लगा था। लेकिन वो रूल बुक इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो डोमेट्री रूम से बाहर तक जा रही थी। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे हॉस्टल की रूल्स इससे ज्यादा होते हैं। आप लोग बताइए, हॉस्टल की रूल्स ज्यादा होते हैं या फिर इस डोमेट्री के ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताना। जबकि हाउसियन भी वहाँ पे उस डोमेट्री रूल्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है, इतने ज्यादा रूल्स, इन सभी को तो पढ़ने में भी 2 दिन का समय लगेगा। इसी बीच हाउसियन सबसे पहले वहाँ पे रूल नंबर 101 को पढ़ते हुए कहता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, वाकई रूम के अंदर खाना मना है। जिसपे बर्नी क्रॉ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि कितना ज्यादा घटिया रूल है, भला ये क्या बात हुई कि आप अपने रूम के अंदर ही खाना नहीं खा सकते? लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे बाहर की तरफ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, मार डालो सभी को, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी बीच हमें वहाँ पे लड़कियों वाली डोमेट्री का भी सीन दिखाया जाता है। असल में लड़कियों को वहाँ पे अलग कमरे दिए गए थे, जिसमें मैं चूचू और निंग्यू मिलकर रह रही थी। और जैसे टियान सेट के ऊपर हमला होता है तो वो दोनों भी जल्दी से अपने रूम से बाहर आ जाती हैं। जबकि मिस चूचू तो वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि आज रात कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और ये कहकर जब वो दोनों वहाँ पे बाहर निकल कर देखती है तो डोमेट्री की सारी लड़कियां अपने अपने रूम से बाहर आते हुए बहुत ही तेजी से डोमेट्री से बाहर की तरफ जा रही थी। हालांकि पिंची उन सभी को वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हुए कह रहा था, तुम सभी कहाँ भागे जा रहे हो? क्या तुम लोगों को रूल नंबर 102 के बारे में नहीं पता? पिंची की यह बात सुनकर हाउसियन वहाँ पे रूल बुक के ऊपर रूल नंबर 102 को पढ़ने लगा था, जिसके मुताबिक अगर आप लोग रात को महफूज रहना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी डोमेट्री रूम के अंदर ही रहना होगा, जबकि बाहर की
की तरफ उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है और ये सब देखने के लिए एंसेस्टर्स वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने रूम की खिड़की को खोल देते हैं, जिसके चलते अब डोमेट्री का रूल भी नहीं टूटा था और वो लोग बाहर की तरफ सब कुछ देख भी पा रहे थे, जहाँ बाहर की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलिंग डिमोनिक कोरा फैला हुआ था और उसके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े परों वाला क्रिएचर उड़ते हुए उन सभी को खत्म करता जा रहा था। जबकि टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और अजीब बात यह थी कि वो सभी डिसेबल्स एक एक करके वहाँ पे अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके किसी भी हमले का वहाँ पे उस क्रिएचर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और ऐसा जो कि वहाँ पे अपनी रूम की खिड़की से खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो कॉल टून में कहते हैं लगता है इस इल्यूजन रियलम को टैलेंट सेट के डिसेबल की तकलीफों और दर्द का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ऐसा की ये बात सुनकर बनिक्रो, जो कि अभी तक भी वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था, वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ओह तो ऐसी बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर रात इसी तरह से डोमेट्री के ऊपर ये अटैक होता है। और टैलेंट सेट के ये सभी डिसेबल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस खतरनाक रात की तरह वो सभी लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। इसी बीच लिंगू भी वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है इस डोमेट्री के रूल्स हम सभी को बचाने के लिए बनाए गए हैं, हम सभी लोग अपने रूम के अंदर हैं तो और डिमोनिक क्रिएचर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। लेकिन उन रूल्स के बावजूद भी डोमेट्री के अंदर मौजूद सभी डिसेबल्स उस रूल को तोड़कर हर रात बाहर जाते हैं और बाहर जाकर अपने टैलेंट सेट की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। लिंगू की ये बात सुनकर एसेटजू के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं लेकिन इस रात ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लूप आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। और एसेटजू कैसे कहती हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल डिमोन सुप्रीम ऑरा रिलीज होता है कि जैसे वो बाहर जाकर उस डिमोनिक क्रिएचर के साथ टकराता है तो वो डिमोनिक क्रिएचर वहाँ पे एक ही झटके के साथ जान से मारा गया था और उसके मरते ही वहाँ पे छाया हुआ किलिंग कोरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, जिसके साथ ही अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। और जैसे वहाँ पे सब कुछ शांत होता है तो टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स भी एक एक करके वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगे थे। लेकिन अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद उनमें से किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। लेकिन तभी अचानक से उन सभी को वहाँ पे अपने कानों में एसेटजू की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स से कहती है तुम सभी लोगों ने अब तक अपने दर्द से और अपनी तकलीफों से बहुत ज्यादा लड़ लिया, अब तुम सभी लोगों के आराम करने का समय है। एसेटजू की ऐसा कहती हम देखते हैं कि वो सभी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी आंखों में आंसू लिए एसेटजू की तरफ ही देखने लगे थे, जहाँ एसेटजू भी मुस्कुराते हुए उन सभी की तरफ ही देख रहे थे। सिर्फ एसेटजू के मुस्कुराने पर से ही उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।